हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। एक अनार 100 बीमार। आसान नहीं होगा दलों का किसी एक प्रत्याशी के नाम पर सहमति बनाना। झारखंड में किसी भी समय नगर निकायों के चुनाव की घोषणा हो सकती है। ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने जा रहा है। बावजूद इसके मेयर पद के दावेदार अपनी कोशिश शुरू कर दी है। फिलहाल कोई अनमने ढंग से प्रयास कर रहा है तो कोई पूरी ताकत लगा रहा है। राज्य के मुख्य दलों के प्रमुखों तक अपनी बात पहुंचाने, उन्हें प्रभावित करने और पार्टी का समर्थन पाने की जुगत में लग गए हैं। हालांकि इस क्रम में इस बार दलों को किसी खास प्रत्याशी का प्रत्यक्ष और पुरजोर समर्थन करना बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें एक ही दल से कई प्रत्याशी होने के कारण किसी एक प्रत्याशी का प्रत्यक्ष और पुरजोर समर्थन करना किसी दल के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पार्टी का समर्थन नहीं मिलने पर भी कई नेता चुनाव में खड़ा हो जा सकते हैं। इसके अलावा कई नगर निगमों में झामुमो और कांग्रेस के बीच तालमेल बैठाना भी मुश्किल भरा काम बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही दलों से प्रत्याशी मैदान में कूदने को बेताब हैं। जबकि कांग्रेस और झामुमो की कोशिश है कि किसी एक प्रत्याशी के नाम पर सहमति बनाई जाए, ताकि भाजपा को कड़ी शिकस्त देकर राज्य में एक बड़ा मैसेज जा सके। मालूम हो कि नगर निकायों के वोटर शहरी क्षेत्र के हैं। शहरी क्षेत्र में भाजपा की स्थिति बेहतर रही है। पूर्व के चुनावों में अधिकतर निकायों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत भी हुई है, लेकिन इस बार निकायों में अपनी स्थिति की मजबूती के लिए झामुमो और कांग्रेस भी कमर कस रहा है। पिछले दिनों रांची नगर निगम के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद अपने आवास पर बैठक भी बुलाई थी। रांची नगर निगम क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत सुनिश्चित करने में जुट जाने का आह्वान भी किया था। ठंड और शीतल लहरी का असर। रांची में केजी से कक्षा 6 तक के स्कूल 9 बजे के बाद खुलेंगे। मौसम विज्ञान विभाग रांची की ओर से जारी विशेष मौसम बुलेटिन में झारखंड में अगले कुछ दिनों तक ठंड और शीतल लहरी की चेतावनी दी गई है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए स्कूलों के समय में बदलाव का फैसला लिया है। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार रांची जिले के सभी निजी और केंद्रीय विद्यालयों में केजी से लेकर कक्षा 6 तक की कक्षाएं 19 जनवरी 2026 सोमवार से 24 जनवरी 2026 शनिवार तक सुबह 9 बजे के बाद ही संचालित होंगी। ये निर्णय छोटे बच्चों को ठंड और शीतल लहरी के प्रभाव से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी निजी और केंद्रीय विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। रामगढ़ के कुज्जू में 2 बाइक की टक्कर में युवक की मौत, 3 लोग घायल। रामगढ़ जिले के कुज्जू नया मोड़ जीएम ऑफिस के पास सोमवार की शाम 2 बाइक के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है। इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हैं। पुलिस घायलों को इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल ले गई है। मिली जानकारी के अनुसार टीवीएस राइडर बाइक पर सवार होकर 3 युवक बिना हेलमेट के तेज रफ्तार से जा रहे थे। तभी जीएम ऑफिस के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। इस हादसे में पहली बाइक पर सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी बाइक पर सवार व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं। वो हेलमेट पहना हुआ था और हाथों दस्ताने भी लगाए हुए था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को तुरंत सदर अस्पताल भेजा। वहीं दोनों बाइक को जब्त कर थाने ले गई है। हाथियों के झुंड ने युवक को कार से खींचकर निकाला बाहर, फिर कुचलकर ले ली जान। बोकारो जिले के गोमिया थाना इलाके में हाथियों ने एक युवक को उसकी कार से खींचकर कुचलकर मार डाला। यह घटना रविवार देर रात हुई। जानकारी के मुताबिक बोकारो और रामगढ़ जिलों की सीमा से लगे इलाके में 3 से 5 जंगली हाथियों का झुंड घूम रहा है। इसी झुंड ने युवक की जान ले ली। इस घटना से इलाके में डर का माहौल है। पुलिस ने बताया कि यह घटना कंडेर गांव के पास सिमराबेड़ा महतो टोला के पास हुई। मृतक की पहचान रामगढ़ जिले के मुरमुत्तला के रहने वाले रविंद्र डांगी के रूप में हुई है, जो पेशे से सब्जी विक्रेता था। वो मारुति ओमनी कार में यात्रा कर रहा था, तभी सड़क पर जंगली हाथियों का झुंड आ गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी की हेडलाइट बंद थी। हाथियों ने कार रोक दी, युवक को बाहर खींच लिया और पास के खेत में कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों के मुताबिक ग्रामीणों ने पहले ही हाथियों की मौजूदगी के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन युवक गाड़ी चलाता रहा। घटना के बाद राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों में डर फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में हाथियों की लगातार आवाजाही के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा और चेतावनी
व्यवस्था नहीं की गई है। वन विभाग की ओर से बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना 18 जनवरी को रात करीब 8 बजे गोमिया वन क्षेत्र के कांडर इलाके में हुई। फिलहाल हाथियों का एक झुंड भोजन और पानी की तलाश में इस इलाके से होकर गुजर रहा है, जिससे वे इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और निगरानी और नियंत्रण की कार्रवाई शुरू की। बोकारो वन प्रमंडल के डीएफओ संदीप शिंदे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नियमों के अनुसार मृतक के परिवार को आंशिक मुआवजा दिया गया है और बाकी राशि जल्द ही दे दी जाएगी। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो रात में जंगलों और हाथी गलियारों के पास यात्रा करने से बचें और किसी भी हाथी के दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अब और मजबूत, हर साल 15 लाख तक का इलाज संभव। झारखंड सरकार ने अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना को मर्ज करके इसे और अधिक सशक्त और आसान बनाने की कवायद शुरू कर दी है। अब राज्य सरकार इन दोनों योजनाओं को एकीकृत कर लाभुकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इस नए सुधार के तहत अब लाभुक हर साल 15 लाख रुपए तक की राशि का इलाज करा सकेंगे। पहले मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में एक व्यक्ति या परिवार को जीवन भर के लिए कुल 20 लाख रुपए का इलाज मिलता था, जिसमें 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी पर और बाकी राशि के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती थी। नई व्यवस्था से यह प्रक्रिया सरल और तेजी से काम करने वाली होगी। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत सूचीबद्ध सभी बीमारियों का इलाज अबुआ स्वास्थ्य योजना में शामिल किया जाएगा। अब राज्य के चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सभी बीमारियों का इलाज राज्य में ही कराया जाएगा और केवल उन्हीं बीमारियों के लिए राज्य से बाहर रेफर किया जाएगा जिनका इलाज राज्य में उपलब्ध नहीं है। बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य के ऐसे अस्पताल जो सीजीएचएस के तहत नहीं आते, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जा सकेगा। राज्य के बाहर इलाज सिर्फ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसा पर ही संभव होगा। इस सुधार से राज्य में गंभीर और असाध्य बीमारियों के इलाज की प्रक्रिया आसान होगी और लाभुकों को तेज, भरोसेमंद और व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि अब लाभुक हर साल पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ इलाज करवा सकें और स्वास्थ्य संबंधी चिंता कम हो। गिरिडीह में 1 करोड़ की चांदी बरामद, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। गिरिडीह जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सोमवार को जांच के दौरान एक कार से भारी मात्रा में चांदी बरामद किया है। बरामद चांदी की कीमत 1 करोड़ रुपए के करीब है। बरामद सामग्रियों में चांदी की सिल्ली और उससे तैयार आभूषण शामिल है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इस संबंध में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को यह उपलब्धि मिली है। जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र से पुलिस को एक कार से चांदी हाथ लगी है। एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गिरोह के द्वारा चांदी को बाजार में खपाने की कोशिश की जा रही है, जिसके आलोक में एसपी के निर्देश पर खोरी महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा एक कार को जब्त किया गया। जब्त कार के ड्राइवर ने अपना नाम हजरत अंसारी बताया है और वो पर्सन ओपी क्षेत्र का रहने वाला है। कार की जांच के दौरान सीट के पास से एक थैला और एक बैग मिला, जिसकी तलाशी करने पर भारी मात्रा में चांदी बरामद की गई। थैला में चांदी का पिघली हुई 6 पीस सिल्ली मिला। इसके अलावा 42 जोड़ा चांदी का पायल, 13 पीस चांदी की चेन, 6 पीस चांदी का ब्रेसलेट, 12 पीस चांदी का पान पता, 3 जोड़ी चांदी का कड़ा और 44 जोड़ी चांदी का बिछिया बरामद किया गया है। रांची के अपर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान, बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का निरीक्षण समेत अवैध जल कनेक्शन पर कार्रवाई। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, जाम मुक्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक साथ कई मोर्चों पर सख्त कार्रवाई की है। सोमवार को निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने शहर के अत्यंत व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र अपर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शहीद चौक से कोतवाली थाना, टेलीफोन एक्सचेंज, रंगरेज गली और निगम पार्किंग क्षेत्र तक सड़क, नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 गुमटी, बांस बल्ली और दूसरी अवैध संरचनाएं जब्त की। इसके साथ ही गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने वालों पर कुल 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी। इसी क्रम में रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने जुडको के पदाधिकारियों के साथ वार्ड संख्या 12 स्थित भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान करीब 15.33 एकड़ में फैले बस टर्मिनल के जीर्णोद्वार को लेकर स्वच्छता व्यवस्था, अतिक्रमण की स्थिति, शौचालयों की साफ सफाई, बस पड़ाव, एंट्री एग्जिट पॉइंट और यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं का गहन जायजा लिया गया। प्रशासक ने निर्देश दिया
दिया कि बस टर्मिनल को आधुनिक, सुव्यवस्थित और यात्री अनुकूल बनाया जाए। इसके तहत वेंडर्स का व्यवस्थित प्रबंधन, पार्किंग, ऑटो टोटो स्टैंड, प्रतीक्षालय, सूचना पट, दिशा सूचक बोर्ड, लैंडस्केपिंग और पेंटिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लातेहार में ओरसा घाटी में बस पलटी, 5 की मौत, 40 से अधिक घायल, कई लोगों के दबे होने की आशंका। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र स्थित ओरसा घाटी में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से झारखंड के प्रसिद्ध लोध फॉल और शादी समारोह में शामिल होने आ रही एक बस अनियंत्रित होकर घाटी में पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कई यात्रियों के बस के नीचे दबे होने की आशंका है। मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार बस में सवार सभी लोग छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के रहने वाले हैं। ये लोग एक शादी समारोह में शिरकत करने और लोध फॉल घूमने के लिए झारखंड के महुआ डांड आ रहे थे। जैसे ही बस ओरसा घाटी के खतरनाक मोड़ पर पहुंची, चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस सीधे पलट गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दर्दनाक हादसे में कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक किसी की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना की सूचना मिलते ही महुआ डांड थाना प्रभारी मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घटनास्थल पर तुरंत कई एम्बुलेंस रवाना की गई। बस के नीचे फंसे लोगों को निकालने के लिए क्रेन और अन्य संसाधनों की मदद ली जा रही है। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ डांड में भर्ती कराया गया है। घायलों की संख्या इतनी अधिक है कि अस्पताल परिसर मरीजों से भर गया है। गोड्डा में जज की पत्नी पर फायरिंग मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, हिरासत में 2 आरोपी, सीडीआर खंगाल रही पुलिस। गोड्डा जिला के पथरगामा थाना क्षेत्र के गांधी ग्राम में जज की पत्नी के ऊपर हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस मामले में पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। जज की पत्नी वंदना कुमारी को गोली लगने की इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट का सहारा ले रही है। पथरगामा थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम ने रविवार देर रात विभिन्न ठिकानों पर सघन छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मामले में नामजद महिला के दोनों देवरों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल दोनों से गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इन आरोपियों से पूछताछ के बाद घटना के पीछे के वास्तविक कारणों और साजिश का खुलासा हो सकेगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना के समय आरोपियों और पीड़िता के मोबाइल लोकेशन की जांच की जा रही है। घटनास्थल से बरामद खोखे और अन्य सबूतों को भी जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। यहां बता दें कि वंदना कुमारी निवासी परसा जब गांधी ग्राम के पास से गुजर रही थीं, तभी अपराधियों ने उन पर हमला बोल दिया था। उन्हें लक्ष्य कर कई राउंड फायरिंग की, जिनमें से 3 गोलियां महिला को लगी। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहे। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से घायल वंदना कुमारी को पथरगामा अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति और शरीर में धसी गोलियों को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया था। वहीं घायल वंदना के भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है और इसी विवाद के चलते ये वारदात की गई है। उन्होंने कहा कि इस घटना में वंदना कुमारी के पति और उनके भाई की संलिप्तता है और उन्हीं लोगों ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। रांची पुलिस ने अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 12 बच्चे बरामद, 15 आरोपी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने एक बड़े और संगठित अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह बच्चों का अपहरण कर उन्हें भीख मंगवाने, देह व्यापार और मानव तस्करी जैसे घिनौने धंधों में झोंक देता था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी तदाशा मिश्रा और सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक के निर्देश पर एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने इस नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए कुल 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में विरोधी खैरवार, एंथनी खैरवार, प्रमोद कुमार, आशिक गोप, राज रवानी, नव खैरवार, सोनी कुमारी, चांदनी देवी, सीता देवी, दीनू भुइयां, सन्यासी खैरवार, मालिन देवी, बेबी देवी, सोनिया देवी और उपैया खैरवार शामिल हैं। एसएसपी राकेश रंजन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। इस पूरे मामले की शुरुआत एक बच्चे के अपहरण की जांच से हुई थी। तलाश के दौरान एसआईटी को रामगढ़ से अहम सुराग मिले और बच्चों को सकुशल बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने 2 मुख्य अभियुक्तों नव खैरवार और सोनी कुमारी को गिरफ्तार किया। रिमांड पर लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने संगठित नेटवर्क का खुलासा किया, जिसके तार कई राज्यों से जुड़े पाए गए। पूछताछ में अपराधियों ने स्वीकार किया कि ये गिरोह झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी सक्रिय है। गिरोह के पुरुष और महिला सदस्य सुनियोजित तरीके से बच्चों को उठाते थे। पुलिस जांच और बरामद बच्चों के बयान से सामने आया है कि इन मासूमों को सार्वजनिक स्थानों पर भीख मंगवाने, दूसरे राज्यों में बेचने, देह व्यापार और मानव तस्करी में इस्तेमाल किया जाता था। बिहार और बंगाल तक फैले हैं तार।
गिरफ्तार आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ बच्चों को बिहार के औरंगाबाद जिले और पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में बेच दिया गया है। पुलिस उन बच्चों की पहचान और बरामदगी के प्रयास में जुटी हुई है। एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि ये नेटवर्क काफी बड़ा है और इसमें और भी लोगों की संलिप्तता की संभावना है। एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दूसरे दिन भी विरोध, ग्रामीणों के समर्थन में पहुंचे विधायक जयराम महतो। भागाबांध ओपी क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर जोड़िया स्थित पेटिया बस्ती में प्रस्तावित एसटीपी निर्माण को लेकर ग्रामीणों के द्वारा शनिवार से शुरू हुआ विरोध रविवार को भी जारी है। आरोप है कि रैयती और आबादी वाली भूमि पर बिना सहमति एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों के द्वारा रविवार को डुमरी विधायक जयराम महतो को मौके पर बुलाया गया। विधायक पेटिया बस्ती पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य से उनकी जमीन और निवास स्थान प्रभावी होने की बात विधायक को बताई। विधायक जयराम महतो ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुटकी अंचल अधिकारी विकास आनंद से बातचीत की। विधायक ने जमीन से जुड़े विवाद का समाधान नहीं होने तक बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश अंचल अधिकारी को दिया। वहीं जिले के वरीय अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। मौके पर मौजूद नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने कहा कि शनिवार से ही ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। शनिवार को उन्हें समझाकर भेज दिया गया था। रविवार को फिर से ग्रामीण विरोध के लिए पहुंचे हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि विधायक जयराम महतो ने मामले की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि कार्य को रोका नहीं गया है, कार्य अभी जारी रहेगा। नगर आयुक्त ने कहा कि ग्रामीणों को पहले भी समझाया गया है। ये जमीन झमाड़ा के द्वारा पूर्व में अधिग्रहित किया गया है। वहीं डुमरी विधायक ने कहा कि नगर सचिव और डीसी से फोन पर बातचीत हुई है। ग्रामीणों के साथ बैठकर मामले को सुलझाने के लिए कहा गया। विधायक ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण आक्रोशित होकर हिंसक रूप भी ले सकते हैं। चतरा में सड़क हादसे में आईआरबी जवान की मौत, ड्यूटी से जवान लौट रहा था घर। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के बरियातू गांव में एक सड़क हादसे में एक आईआरबी जवान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार जवान अपनी ड्यूटी पूरी कर एक बोलेरो गाड़ी से घर लौट रहा था। इसी बीच गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में सवार इंडियन रिजर्व बटालियन के एक जवान की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। थाना प्रभारी शिव यादव ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और घटना की गहन जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि तेज रफ्तार या गाड़ी में खराबी हादसे की वजह हो सकती है। हालांकि जांच अभी जारी है। इस बीच टंडवा थाना क्षेत्र में टंडवा सिमरिया मुख्य सड़क पर कोयला ट्रकों से होने वाले हादसे लगातार जारी हैं। किसुनपुर के रहने वाले विनोद राम उर्फ चरका रविदास सेरांदा से अपनी दोपहिया गाड़ी से घर लौट रहे थे। तभी बरका पुल के पास ओवरटेक करते समय एक कोयला ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के कारण उन्हें हजारीबाग रेफर कर दिया गया। कोडरमा में ट्रैक्टर हादसा, एक मजदूर की मौत, ईंट खाली कर लौट रही ट्रैक्टर हुई हादसे का शिकार, दर्जन से अधिक घायल। कोडरमा जिले के नौवा माइल के पास रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ईंट खाली कर बिहार के रजौली लौट रही एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर जरूरत से ज्यादा मजदूर सवार थे, जिससे हादसे के समय स्थिति और भयावह हो गई। घायलों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर कोडरमा में ईंट खाली करने के बाद रजौली की ओर लौट रही थी। नौवा माइल से पहले सुग्गी टोला गांव के पास बजरंगबली मंदिर के समीप कुछ मजदूर ढिबरा चुनकर दिबौर जाने के लिए सड़क किनारे खड़े थे। मजदूरों ने ट्रैक्टर को हाथ देकर रोका, जिसके बाद चालक ने उन्हें वाहन पर बैठा लिया। कुछ ही दूरी पर एक तीखे मोड़ पर ट्रैक्टर अचानक बेकाबू हो गई। इसी दौरान ट्रैक्टर के डाले का पहिया खुल गया और डाला सड़क पर पलट गया। हादसे के वक्त सभी मजदूर ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जिससे चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही वहां से गुजर रहे राहगीरों ने कोडरमा पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद सदर अस्पताल कोडरमा से एम्बुलेंस के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में लादकर सदर अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मृत मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हादसे के बाद प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है। घटना से क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है। मंत्री दीपक बिरुआ के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, लोगों को किया सतर्क। झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर मंत्री दीपक बिरुआ ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को सतर्क किया है और झारखंड पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
मंत्री दीपक बिरुआ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा है, जोहार साथियों, कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे नाम से एक नकली पेज बनाया है जिससे वे लोगों से मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए आम जनता को बेवकूफ बनाकर क्रय विक्रय संबंधित वार्तालाप कर रहे हैं। सभी मित्रों एवं मेरे जानने वालों को सचेत करता हूं कि इसके माध्यम से कोई लेन देन न करें। इस पेज से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये पूर्ण रूप से झूठा प्रचार है जो कोई कर रहा है। झारखंड पुलिस संज्ञान लें। मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उस फर्जी पेज से उनका कोई लेना देना नहीं है और कुछ असामाजिक तत्व उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि ऐसे किसी भी फर्जी अकाउंट के झांसे में न आएं और किसी तरह का लेन देन न करें। मामले को लेकर झारखंड पुलिस को टैग करते हुए मंत्री ने कार्रवाई की मांग की है। गुमला में पालकोट में 132 किलो गांजा बरामद, तस्करी में प्रयुक्त 2 लग्जरी वाहन समेत 4 गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पालकोट थाना क्षेत्र के दतली डैम के पास छापेमारी कर 132 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 2 लग्जरी वाहनों के साथ 4 अभियुक्तों अमित साहू, प्रदीप गोप उर्फ पिंटू, शिव कुमार साहू और कुलदीप प्रसाद साहू को भी गिरफ्तार किया है। एसपी हरीश बिन जमा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक काले रंग की हुंडई और एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो के जरिए गांजे की बड़ी खेप की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर एसपी ने पुलिस की टीम का गठन किया। गठित टीम ने पालकोट थाना अंतर्गत दतली डैम पुल के समीप जंगल के पास वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध वाहनों को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वे पुलिस को देखकर भागने लगे। लेकिन टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए गाड़ियों को घेर लिया और तलाशी ली। इस दौरान वाहनों के अंदर से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। रामगढ़ में बोरा गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। रामगढ़ शहर के सीदो कान्हू जिला मैदान के पीछे स्थित बोरा गोदाम में सोमवार की देर रात भीषण आग लग गई। अगलगी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें शहर के बाहर तक दिखाई दे रही थीं। गोदाम में आग लगने से अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग कैसे लगी इस बात का पता अब तक नहीं चल सका है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के कई घर भी इसकी चपेट में आ गए। गोदाम के अगल बगल के घरों में लगे सामान आग की तपिश के कारण जल गए। आसपास के लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। अनुमान के मुताबिक अगलगी की घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोदाम से अचानक धुआं उठता दिखा और तेज धमाका हुआ और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम में रखी बोरियां और प्लास्टिक में आग पकड़ ली। प्लास्टिक के बोरा होने के कारण आग तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद रामगढ़ पेट्रोलिंग पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए 4 टैंकर पानी का इस्तेमाल करना पड़ा। फिलहाल दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। साथ ही आसपास के घरों में रखे घरेलू सामान, छतें और दीवारें भी जल गए हैं। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। आग के भय से गोदाम से सटे लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। वहीं इस संबंध में गोदाम के संचालक संतोष गुप्ता ने बताया कि घटना के समय वो घर थे और उन्हें जानकारी मिली कि गोदाम में आग लग गई है। सूचना मिलने के फौरन बाद वो मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि जितना भी पानी डाल रहे थे कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने लगभग 15 से 20 लाख रुपए के नुकसान होने की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने आग कैसे लगी इस पर उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। इधर प्रस्थानीय प्रवीण ने बताया कि अचानक गोदाम से धुआं का गुब्बार उठता दिखा। उन्होंने कहा कि जैसे ही अपने घर के पीछे का दरवाजा खोला, वैसे ही पूरा धुआं और आग कमरे में प्रवेश कर गया। जैसे तैसे दरवाजे को बंद किया गया, लेकिन आग के कारण उन्हें भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घर में लगा एसी, गीजर, वॉशिंग मशीन, वायरिंग, छत और टाइल्स भी आग के कारण जलकर बर्बाद हो गया है। झारखंड में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने की बैठक, नगर निकाय चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। झारखंड में भले ही आगामी शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन राज्य की तमाम राजनीतिक दल इसे शहर की सरकार बनाने का एक मौका के रूप में देख रहे हैं। महाराष्ट्र में अर्बन लोकल बॉडी चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत से उत्साहित झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में बैठक की। इस दौरान शहरी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इस दौरान राज्य में शीघ्र और बैलेट की जगह ईवीएम से दलीय आधार पर चुनाव की मांग प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार से की है।
दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव कराने की अपने पूर्व की मांग पर अडिग भाजपा के नेताओं ने कहा कि सरकार में शामिल दलों की मंशा निष्पक्ष चुनाव कराने की नहीं है, इसलिए वो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है। ये ठीक नहीं है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि भाजपा लगातार सरकार पर दबाव बनाती रहेगी कि राज्य में अर्बन बॉडी का चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छे और दल के नीति सिद्धांत से जुड़े लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उसका लाभ भी जनता को ही मिलता है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हमारी पार्टी व्यापक जनाधार वाली पार्टी है। निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा जीतकर वार्ड पार्षद, अध्यक्ष और मेयर बनेंगे। उन्होंने कहा कि संथाल क्षेत्र में वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखेगा। पूर्व सीएम ने कहा कि जिस तरह से एसपीटी एक्ट के बावजूद संथाल में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये वहां के लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है और एसआईआर से ही घुसपैठिए बाहर जाएंगे। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिटायर्ड इंजीनियर की पेंशन कटौती रद्द, झारखंड सरकार को जल्द भुगतान का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए सेवानिवृत्त असहायक अभियंता श्यामनाथ दुबे की पेंशन में की गई आजीवन 10% कटौती के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि रोकी गई राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद चलाई गई विभागीय कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप पत्र के साथ दस्तावेज संलग्न कर देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। दस्तावेजों को विधि सम्मत तरीके से प्रमाणित करना अनिवार्य है। श्यामनाथ दुबे जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत थे और 30 जून 2013 को सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी। 5 आरोपों की जांच के बाद 21 जुलाई 2015 को उनकी पेंशन में आजीवन 10% कटौती का आदेश दिया गया था। बाद में 18 फरवरी 2021 को उनकी अपील भी खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि आरोपों को साबित करने के लिए कोई गवाह पेश नहीं किया गया और पूरा मामला सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर तय किया गया। अदालत ने इसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ बताते हुए दंडात्मक आदेश और अपील खारिज करने के निर्णय दोनों को निरस्त कर दिया। इस फैसले से न सिर्फ संबंधित कर्मचारी को राहत मिली है, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद की विभागीय कार्रवाइयों पर भी अहम सवाल खड़े हुए हैं। इंडिगो पर 22 करोड़ रुपए का जुर्माना, कमजोर प्लानिंग से उड़ानें हुई प्रभावित। एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद एयरलाइन पर 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए के मुताबिक क्रू से तय सीमा से अधिक काम लेना, कमजोर ऑपरेशनल प्लानिंग और बदले हुए ड्यूटी टाइम नियमों को सही तरीके से लागू न करने के कारण बड़ी संख्या में फ्लाइट्स देरी का शिकार हुई और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। जांच में सामने आया है कि इंडिगो मैनेजमेंट ने एक ऐसा ऑपरेशनल मॉडल अपनाया था जिसमें कम से कम संसाधनों के सहारे अधिकतम काम लेने पर जोर दिया गया था। इसमें क्रू, विमान और नेटवर्क संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया गया, जिससे किसी भी तरह की रुकावट या आपात स्थिति से निपटने की गुंजाइश बेहद कम रह गई। इसका सीधा असर एयरलाइन की ऑपरेशनल क्षमता पर पड़ा और पूरा सिस्टम दबाव में आ गया। डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार क्रू रोस्टर इस तरह से तैयार किए गए थे कि तय ड्यूटी टाइम की सीमा को अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके। इससे रोस्टर की लचीलापन खत्म हो गई और जैसे ही किसी तरह की बाधा आई, ऑपरेशन को संभालने के विकल्प सीमित रह गए। नतीजतन उड़ानों में लगातार देरी और बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन देखने को मिला। जांच टीम ने कहा कि सभी संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल पर जरूरत से ज्यादा फोकस करने से सिस्टम में कमजोरियां पैदा हुईं, जो समय के साथ और गहराती चली गईं। इसका असर यात्रियों की सुविधा और उड़ान संचालन पर साफ तौर पर दिखा। ड्रग्स और जुआ के बढ़ते कारोबार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे, बंद रहा हजारीबाग का ईचाक। हजारीबाग जिले के ईचाक थाना क्षेत्र में नशा और जुआ के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। स्थानीय सामाजिक संगठनों के आह्वान पर रविवार को ईचाक के व्यवसायियों ने स्वतः स्फूर्त अपने प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रखीं। इस दौरान सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर नशा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। रविवार को ईचाक बाजार में सभी दुकानें बंद रहीं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सड़कों पर टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। लोगों ने जिला प्रशासन से ईचाक प्रखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाने की मांग की। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले के ईचाक प्रखंड क्षेत्र के लगभग 100 गांवों में इस बंदी का असर देखने को मिला। बाजार में दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। नशे के खिलाफ जंग में लोग एकजुट और गोलबंद नजर आए। लोगों ने नशा मुक्त समाज बनाने का आह्वान किया।
प्रदर्शन में शामिल स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता गौतम कुमार और रुपेश कुमार ने बताया कि बीते दिनों ईचाक थाना का एक निजी ड्राइवर नशे के कारोबार में संलिप्त पाया गया था। मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगातार ब्राउन शुगर, ड्रग्स और कई नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। युवा नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर नशे के कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। गौरतलब हो कि हजारीबाग के ईचाक थाना क्षेत्र में इन दिनों नशे के सौदागर काफी सक्रिय हैं। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसका असर रविवार को ईचाक में देखा गया। ईचाक में इन दिनों यहां नशा का कारोबार बड़े स्तर पर हो रहा है, जिसका हाल में ही खुलासा हुआ था। वहीं नशे की चपेट में आने से इलाके के युवा बर्बाद हो रहे हैं, तो कई लोगों के घर उजड़ रहे हैं। धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़े 4 कुख्यात अपराधी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कर रहे थे प्लानिंग। आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इन अपराधियों के पास से देसी पिस्टल और 7.65 mm की 5 जिंदा गोली पुलिस ने बरामद किया है। पहले हुए फायरिंग और लूटपाट की घटनाओं में भी ये अपराधी शामिल रहे हैं। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा गया है। शनिवार को ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को कुछ अपराधियों के द्वारा राजगंज थाना क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद राजगंज और तेतुलमारी थाना की पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा राजगंज तेतुलमारी मुख्य सड़क पर सोनदाहा बस्ती के समीप एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान देर रात करीब 11:45 पर 2 बाइक पुलिस को नजर आई। दोनों बाइक पर 4 अपराधी सवार थे। पुलिस को देख अपराधी तेजी के साथ भागने लगे। हालांकि पुलिस ने पीछा कर सभी को दबोच लिया। इसमें से कुछ अपराधियों को चोटें भी आई हैं। पुलिस द्वारा अपराधियों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 7.65 mm की 5 जिंदा गोलियां, 4 मोबाइल फोन और 2 बाइक बरामद की गई हैं। ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार चारों अपराधियों ने 10 जनवरी 2023 को तेतुलमारी थाना क्षेत्र के तिलाटाण गांव के पास किराना दुकानदार अर्जुन महतो पर फायरिंग और लूटपाट की कोशिश की थी, जिसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इनमें से कुछ आरोपियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल एक अन्य फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। अफीम तस्करों की संपत्ति होगी जब्त, पलामू पुलिस तैयार कर रही सूची। मुकदमों के अनुसंधान में लाई गई तेजी। अफीम तस्करों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पलामू पुलिस अफीम तस्करों और अफीम की खेती करने वालों की सूची को तैयार कर रही है। पिछले 1 दशक में पलामू के विभिन्न स्थानों में दर्ज अफीम की खेती और अफीम की तस्करी से जुड़े हुए मुकदमों के डेटा को खंगाला जा रहा है। मुकदमों से जुड़े नामों का सत्यापन किया जाना है और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। डेटा तैयार होने के बाद अफीम तस्करों और अफीम की खेती करने वालों की संपत्ति का आकलन किया जाएगा। उसके बाद संपत्ति से संबंधित कागजात और अन्य ब्यौरा मांगा जाएगा। अर्जित संपत्ति का स्रोत नहीं बताने पर संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने बताया कि अफीम तस्करों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अफीम से जुड़े हुए तस्करों की संपत्ति का आकलन किया जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पलामू में 2015-16 के बाद से 400 से अधिक लोगों पर अफीम की खेती करने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। कई ऐसे नाम हैं जो कई मुकदमों के आरोपी हैं, जबकि अफीम की तस्करी से जुड़े हुए मुकदमे अलग हैं। इन मुकदमों में पलामू के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के तस्कर आरोपी हैं। अफीम की तस्करी से जुड़े हुए कई मुकदमों में अभियुक्त को सजा भी हुई है। पलामू पुलिस सभी डेटा को एक जगह इकट्ठा कर रही है। पलामू में नक्सलियों की संपत्ति को पुलिस जब्त कर चुकी है। माओवादियों के जोनल कमांडर रहे अभिजीत यादव, कुंदन यादव और कंचनतुरी की संपत्ति का पलामू पुलिस ने आकलन किया था। बाद में पुलिस ने अलग अलग इलाकों में उनके परिवार से जुड़ी जमीन जब्त कर ली थी, जबकि अन्य संपत्ति भी जब्त की थी। इसके अलावा पुलिस ने उस दौरान कई अन्य टॉप नक्सलियों की संपत्ति का आकलन भी किया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।